हेलो एवरीवन। आज हो गया आपका 8 जनवरी और 8 जनवरी के जितने भी द हिंदू में हमारे करंट अफेयर्स हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पहले देखेंगे आप। देखिए, रोइंग ऑन आइस। रोइंग ऑन आइस क्या है, जो कि जम्मू कश्मीर को डल लेक में किया जा रहा है। इससे एग्जाम्पल देखेंगे और इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी बन चुका है, तो इसको हम देखेंगे। देखिए इस है कहाँ, पहले बार तो इसका लोकेशन हम देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। देखिए ये डल लेक ओवरव्यू देखेंगे तो ये श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में है, ये ध्यान रखना। दूसरा है कि ये जबरावन रेंज जो फुट हिल्स है उसके पास ही है ये। और एक कहाँ से इसका उत्पत्ति होता है, झेलम रिवर से। तो कोई पूछेगा कि डल लेक का उत्पत्ति का कौन सा नदी है, तो झेलम रिवर। अब देखिए कोल्ड वेव कॉन्सेप्ट जो है ना, इसमें बताया गया है तो YMD के क्राइटेरिया के अनुसार है कि प्लेन में 4 डिग्री सेल्सियस तक, और शिविर जो होता है यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। माने 4 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मली यहाँ पे रहता है, और शिविर खतरनाक होता है तो 2 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। अब देखिए सब जीरो इन कश्मीर वैली। सब जीरो इन ये क्या है, कश्मीर वैली में है, होता है ऐसे। और लिंक टू वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन, और ये इससे लिंक लगाया जाता है। जो भी इसमें कोई भी चीज़ें चेंजिंग देखा जाता है, इसके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इसको देखा जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका फ्रीजिंग डायमेंशन क्या है। ये डायमेनिंग क्या है, तो पार्शियल फ्रीजिंग ओनली होता है, और हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है। कंटिन्यूअस वाटर मूवमेंट इसमें करते रहते हैं हमेशा के लिए, मतलब हमेशा करते रहते हैं। डिसॉल्व साल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर, और क्या होते हैं इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं साल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें लिक्विड बॉटम लेयर भी होता है। अब ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड इसको देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और ह्यूमन लाइफ पर और इकोसिस्टम पर। तो ह्यूमन लाइफ पर पहले देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट इससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। और मानिए डल लेक है तो पूरी तरह से अब जम गई है, तो मानिए कुछ ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा, नहीं होगा। और हाइपोथर्मिया का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, और लाइवहुड लॉस हो जाता है। जिससे क्या होता है, जो जीव जंतु है छोटे, वो सभी उसमें क्या होते हैं, मर जाते हैं। जिससे इकोसिस्टम पर भी प्रभाव पड़ेगा। आप ही बताइए, कोई पोखरा तालाब नहर है, उसमें क्या होगा कि जीव जंतु मरेंगे तो उसी में रह जाएंगे, और उससे रहेंगे कि जो इकोसिस्टम है वो भी लॉन्च होगा, एथी होगा। तो इकोसिस्टम पर प्रभाव क्या पड़ेगा, स्लोअर प्लांट ग्रोथ होंगे। जो प्लांट का ग्रोथ है बहुत धीरे धीरे हो जाएगा। फिश का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और माइग्रेटरी बर्ड डिस्टर्बेंस होगा, जो माइग्रेट करके बर्ड आ रहे हैं उनका भी डिस्टर्बेंस किया होगा। और एडेप्टेशन एंड कल्चर देखेंगे तो मैनुअल आइस ब्रेकिंग किया जा रहा है यहाँ पे, यानी हमेशा से आइस को तोड़ा जा रहा है। और कांगारी फायर पोर्ट्स का भी उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। और जो फ्लोटिंग गार्डन एडजस्टमेंट है उसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, समझ आ रहे ना। इससे हमेशा के लिए आते हैं, लेकिन इस पर सरकार को ध्यान देना है कि इसको अच्छे तरीक़े से क्या करें, हैंडल करें। अब इसका इन्वायरमेंट कंसर्न है कि क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम हो रहा है, और श्रिंकिंग फ्रीजिंग और पीरियड क्या है, बढ़ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है। अब अगला जो हमारा है साइंस पेज से है, कैन प्राइवेट रिजर्व रीस्टोर वाइल्ड लाइफ एंड कीप टूरिज्म जेंटल। यानी कहने का मतलब जो प्राइवेट रिजर्व रीस्टोर है वाइल्ड लाइफ, इनको क्या करे, टूरिज्म के लिए क्या किया जाए, खोला जाए, और लोग इससे क्या करें, टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे। देखिए बैकग्राउंड एंड विजन क्या है कि हमको यहाँ पे लोकेशन इसका जो है ना, जो जिसका बात किया जा रहा है अभी प्राइवेट रिजॉर्ट का, तो मसूरी में है। कहाँ पे है, मसूरी उत्तराखंड में। ये पहला नेचर रिजर्व इन उत्तराखंड है, यानी फर्स्ट प्राइवेट नेचर रिजर्व कहाँ पे है, उत्तराखंड। तक कोई पूछेगा कि फर्स्ट पहला भारत का नेचर रिजर्व कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। ये बैलेंस ऑफ कन्वर्जेशन कम्युनिटी एंड टूरिज्म को यह क्या करता है कि बैलेंस करता है कन्वर्जन कम्युनिटी एंड टूरिज्म को। देखिए ये स्लो एंड लो इम्पैक्ट टूरिज्म अप्रोच, और इसमें जो किया जा रहा है ना, इसका क्या है, स्लो एंड लो इम्पैक्ट टूरिज्म अप्रोच है। इससे क्या होगा कि टूरिज्म सेक्टर को भी नुकसान हल्का फुल्का होगा। अब देखेंगे वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम रिकवरी कैसे किया जा सकता है। तो वाइल्ड लाइफ रिकवरी करेंगे तो पहले देखेंगे ट्रांजिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन रिवाइवल, इसको हमको रोकना होगा। के स्पेसीज जैसे लेपर्ड हो गए,
गोरिल्ला हो जाएगा, बार्किंग डियर हो जाएगा, इनको ध्यान में रखना है ताकि अच्छे से इनका प्रोटेक्शन मिल सके। और प्रूफ ऑफ प्राइवेट कंजर्वेशन इफेक्टली, और इसको क्या करना चाहिए कि प्रूफ करना पड़ेगा कि प्राइवेट कन्वर्जन इफेक्टली है, इफेक्ट इनका बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है इको टूरिज्म मॉडल फीचर क्या है, जो इको टूरिज्म मॉडल फीचर है उसको देखेंगे। नो होटल और आर्टिफिशियल अट्रैक्शन, देखिए यहाँ पे एक जो टर्म है इको टूरिज्म मॉडल फीचर क्या है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इको टूरिज्म मॉडल फीचर क्या होता है। देखिए यहाँ पे कोई भी होटल नहीं होना चाहिए और आर्टिफिशियल अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे दिल्ली का जो है ना चिड़ियाघर, उसमें आपको पानी का बोतल नहीं ले जा सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर से नहीं ले जा सकते हैं अंदर, तो यहाँ पे सब बैन होना चाहिए। दूसरा है स्ट्रिक्टली वॉकिंग ट्रेल ओनली, और इसमें क्या होना चाहिए, ट्रेल ओनली का क्या स्ट्रिक्टली वॉकिंग कराना चाहिए। लिमिटेड विजिटर नंबर, और इसमें विजिटरों का नंबर लिमिट रखना चाहिए, ये नहीं कि जितना चल जाए अंदर, नहीं, लिमिट रखना चाहिए। और जीरो वेस्ट एंड साइलेंटली पॉलिसी, यहाँ पे जीरो वेस्ट और साइलेंट पॉलिसी को लागू करना चाहिए, तब जाकर हम लोग JNR यानी जावर कैट नेचर रिजर्व मॉडल में कुछ चेंजिंग देखने को हमको मिलेगा। अब देखेंगे कम्युनिटी एंड सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट होगा लोकल विलेजर को और गाइड मिलेगा। यानी देखिए अब कोई भी टूरिज्म में जाएगा तो वहाँ लोकल जो विलेजर हैं उनको रोजगार मिलेगा और एफोर्डेबल एंट्री फी हो जाएगी, जिससे फी जो होगी कमी आएगी देखने को। और लोकल लाइवहुड एंड कन्वर्जेशन इन CFT होगा, और जो लोकल लाइवहुड है उनको क्या होगा, कन्वर्जेशन इन इंसेंटिव्स एकदम जो एम्प्लॉयमेंट हो जनरेट हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट रिजर्व का देखेंगे, इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल विलेज के लिए होगा, एफोर्डेबल एंट्री फी हो जाएगा, और लोकल लाइवहुड के लिए ये क्या हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगा। नेक्स्ट होगा हमारा गवर्नमेंट पेज फाइनेंशियल ईयर 26 ग्रोथ एट 7.4 एमिड टैरिफ कंसर्न। यानी कहने का मतलब कि भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है गवर्नमेंट ने बोला है, और ये कब हुआ है, टैरिफ कंसर्न के बावजूद, यानी 7.4% ग्रोथ हो रहा है, टैरिफ लगा है US के द्वारा तब इससे हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो अब इसका ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है उसको देखेंगे। इसमें है ग्रोथ प्रोजेक्शन में रियल GDP ग्रोथ कितना हो रहा है 7.4 से, और सर्विस सेक्टर में 9.1 से, फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट में 9% से, और माइनिंग सेक्टर में 0.7% से कंट्रैक्शन हो रहा है, और कंजम्पशन में देखेंगे तो 7.0 से ये हो रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका डाटा हो गया। अब हमें यहाँ पे देखेंगे कि सर्विस सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है उसमें क्या हो रहा है। तो देखिए इसमें मेन ग्रोथ इंजन होगा, ठीक है, और IT, फाइनेंस एंड रियल इस्टेट ये सब क्या होंगे, इसमें ग्रोथ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अर्बन कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ेगा इसमें। अब देखेंगे कि फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट क्या है, जैसे स्ट्रॉन्ग क्रेडिट डिमांड होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग बढ़ेगा। माइनिंग सेक्टर में देखेंगे तो इसमें रेगुलेटरी इशू आएंगी और इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन होगा, जिसलिए माइनिंग सेक्टर क्या हो, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये फैलेगा नहीं उतना। अब देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर क्या है। एक्सटर्नल फैक्टर है कि US टैरिफ, यानी US टैरिफ ने क्या किया है, लगाया है 50% है। मालूम है दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत पर लगा है, उसके बावजूद एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। इससे अफेक्ट होगा अपीयर एंड टेक्सटाइल जो है उस क्या हो रहेंगे, अफेक्ट होंगे इसमें। और जो ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी है, जैसे इंजीनियरिंग गुड, ये भी इफेक्ट होंगे। और ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी है वो तो है ही, तो टैरिफ की वजह से तीनों चीज़ें हमारे क्या होंगी, इफेक्ट होंगी, बट और चीज़ें हमारा ग्रोथ करेंगी। चैलेंज क्या है, समस्याएं क्या है कि राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म होगा, वीक मैन्युफैक्चरिंग होगा, रूरल कंजम्पशन स्लो डाउन होगा, और इनकम इनक्वालिटी होगा, यानी कोई ज़्यादा कमाएगा कोई कम कमाएगा। अब देखेंगे इसको वे फॉरवर्ड क्या है, इसके उपाय क्या है। तो हमें एक्सपोर्ट मार्केट डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, जो कि भारत कर भी रहा है, अफ्रीका देशों में जा जाकर देशों से सहयोग कर रहा है, जैसे न्यूजीलैंड के साथ भी हुआ, और UAE के साथ, ओमान के साथ हमेशा कर ही जा रहा है भारत ट्रेड, FTA साइन कर रहा है। और PLI स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें PLI स्कीम लाना चाहिए। और स्ट्रेंथ रूरल डिमांड, यानी रूरल डिमांड है उनका स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए।
और यूएस ट्रेड डिप्लोमेसी, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, तब जाके ये सब चीज़ें होंगी। नेक्स्ट हमारा जो एडिटोरियल है, हाउ एवरी 100 रुपीज स्पेंट बाई इंडियन हाउस होल्ड। ठीक है, तो एक कैसे है कि इंडियन स्पेंड कर रहे हैं 100 रुपये अपने हाउस होल्ड में, इसको हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो आप यहाँ पे क्या रहिए, नेक्स्ट जो हम है यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि डिक्लाइन एंड फूड स्पेंडिंग, यानी कि जो फूड स्पेंडिंग है उसमें क्या देखने को मिला है, डिक्लाइन। अर्बन में देखने को मिला है 48 से, माने 48 से हो गया है कितना, 39। रूरल में 51 से आ गया है 47 पे। और इंगल्स लॉ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और इंगल्स लॉ क्या है ये लग रहा है यहाँ पे देखने को, और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए सब चीज़ें देखने को मिला है। अब देखिए, अब देखेंगे कि डाइटरी शिफ्ट क्या है। डाइटरी शिफ्ट है कि अवे फ्रॉम क्रियल्स, और जो हाई प्रोटीन है एक्स एंड फी, इसमें क्या हो रहा है, चेंजिंग देखने को मिल रहा है। और प्रोसेस एंड पैकेज फूड को लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और न्यूट्रिशन ट्रांजिशन हो रहा है, न्यूट्रिशन का कमी लोगों में देखने को मिल रहा है। अब जिसे एक क्या होगा, राइज इन एस्पायरियल स्पेंडिंग, और जो एस्पायरियल स्पेंडिंग है उस पर लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कॉन्वेज, डिमांड एंड डाइवर्सिफिकेशन, और सर्वाइवल एंड एब्जॉर्प्शन इकोनॉमी। ठीक है, अब हाउसिंग एक्सपेंडिचर क्या है, यानी घर में ज़्यादातर खर्च किस पर किया जा रहा है, ये भी देख लेते हैं। देखिए, अर्बन रेंट इंक्रीज हुआ है, यानी 4.4% से 5.5, और रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी लोग शहरों में ज़्यादातर जा रहे हैं। और माइग्रेशन ट्रेंड हो रहा है, यानी लोग एक जगह से दूसरे जगह ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं। और राइजिंग रियल एस्टेट प्राइस, और रियल एस्टेट का प्राइस है वो क्या कर रहा है, उसमें बढ़ोतरी करने को देख रहा है। तो ये रहा हमारा हाउस होल्डिंग से रिलेटेड आर्टिकल। अगला है फाइन ट्यून दिस सिग्नल टू शार्पन इंडिया AMR बैटल। अब देखिए, एंटी मेडिसिन रेजिस्टेंट, ये क्या है, बैटल है इंडिया में, क्या हो रहा है, कंसर्न बढ़ते दिख रहा है। इस पर एक एडिटोरियल है पूरा पेज में, तो इससे हम देखेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल कर। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट AMR इन इंडिया, इंडिया में इसका स्थिति क्या है, तो हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, डेफिनेशन इन इफेक्ट देखेंगे, इसमें देखने को मिला है कि रेजिस्टेंट इन बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी, ये क्या हो रहा है, रेजिस्टेंट हो रहा है। और अनब्रीटेबल कॉमन इन्फेक्शन हो रहा है, और लोगों में कॉमन इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। इंक्रीज मोर्टेलिटी एंड हॉस्पिटल स्टेज, जिससे क्या हो रहा है, मोर्टेलिटी इंक्रीज हो रहा है, और हॉस्पिटल में लोग ज़्यादातर जा रहे हैं इसी की वजह से। और इसके कारण क्या है, क्योंकि लार्जेस्ट ग्लोबल कंज्यूमर ऑफ एंटीबायोटिक, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक को बहुत ज़्यादा स्तर पर क्या कर रहे हैं, इसको कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम हमारे शरीर में बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत सारे WBC सील है, तो लेकिन लोग एंटीबायोटिक इतना ले रहे हैं ना कि उन पर कोई काम नहीं कर रहा है, जिससे ये भी बीमारी के लिए लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है। हाई बर्डन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, और इससे क्या हो रहा है, इंडिया में हाई बर्डन इन्फेक्शन डिजीज है, सेल्फ मेडिसिन पैरासाइट, और लोगों में अपने से दवा लेने का एक सेल्फ पैरासाइट सा बन चुका है कि जो थोड़ा सा जान रहा है वो दवा जाकर खुद ले रहा है। और ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक सेल, और क्या हो गया है, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक सेल पर लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखेंगे करेंट सर्विलांस यानी NAR नेट क्या है। ये देखिए, लिमिटेशन बताता है, सभी चीज़ें पर लिमिटेशन लगाता है कि अर्बन सेंट्रिक फोकस है, यानी अर्बन सेंट्रिक फोकस ज़्यादा इसमें देखने को मिला है। टेरिटरी केयर हॉस्पिटलाइज ओनली है, और एक्सक्लूसिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है ना उसमें ज़्यादा इसका सहयोग है। और इंडिविजुअल रूरल AMR बर्डन है, और इंडिविजुअल यानी गाँव में जो, यानी इंडिविजुअल जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें भी बर्डन है, लेकिन क्या है, उन विजिबल है। अब देखेंगे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या करे, यानी गवर्नमेंट इस पर क्या उपाय चला रही है इसको रोकने के लिए। ये PM मन की बात में दिसंबर 2025 में भी इसका बात किया है। ठीक है, और पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन एंड इमर्जिंग हेल्थ क्राइसिस हो रहा है, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। एडवाइजरी फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज, और एडवाइजरी जमा हो रहा है रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए। ठीक है,
अब देखेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है, इसका मतलब उपाय क्या है। तो वे देखेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, यानी कि हमको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए एनएसआर और नेट टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इंक्लूड करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर डाटा को, और स्ट्रिक्ट सेल्स रेगुलेशन लाना चाहिए। कोई अगर बेचता है तो उस पर बहुत मुकदमा हो सकता है, चाहे उसका जो एथी है दुकान का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। और स्ट्रेट अप्रोच क्या होना चाहिए कि वन हेल्थ अप्रोच लाना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करना चाहिए, ना कि अपने मन से जो मन में आए बना दे। ठीक है। और जो पॉलिसी रिवाइल्स हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा 3 है, उसको क्या होगा रिवाइल करना चाहिए। और जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसको भी ध्यान में रखकर हमको पॉलिसी बनाना चाहिए सब चीज़। नेक्स्ट है कि सेंटर मूव टू रीस्टार्ट गवर्नमेंट इन मणिपुर होल्ड रिव्यू मीटिंग, यानी देखिए गवर्नमेंट सोच रही है कि मणिपुर में सेंटर क्या करे, गवर्नमेंट को बहाल किया जाए, इस पर विचार कर रही है। तब इसको ध्यान में देखेंगे, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो यहाँ पे इसका करेंट स्टेटस जो मणिपुर में सिचुएशन है उसको देखेंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल सिंस लगा है 2024 से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है, और एथनिक वायलेंस हुआ था मैती एंड कुकी में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना लो। और ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और इसमें ब्रेक डाउन किए गए जो संविधान में हमारे नियम कानून बने हैं। सेंटर का गोल है कि रीस्टोर गवर्नमेंट किया जाए फरवरी 2025 में, यानी गवर्नमेंट चाह रही है कि वहाँ पे क्या करे, गवर्नमेंट आए, सेंटर चाह रही है। अब देखिए आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल बताता है, इसमें क्या हो सकता है कि इम्प्रूव इसको क्या किया जाता है कि वर्क स्टेट मशीनरी फेल अगर कोई होती है तो वहाँ पे लगा सकते हैं। इसका ड्यूरेशन 6 मंथ का होता है इनिशियल ड्यूरेशन, और मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल तक ले होता है। तो आप इसको 6 महीने से लेकर 3 साल तक ले लगा सकते हैं। आर्टिकल 356, तो ये वाला यहाँ पे ध्यान रखना है आर्टिकल। और एक्सरसाइज पावर शिफ्ट टू सेंटर के पास चला जाता है, और असेंबली सस्पेंड फॉर और डिसॉल्व कर सकती है अगर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो ये सभी चीज़ें हो सकती है, यहाँ पे मणिपुर में लगा हुआ है। और देखिए रीस्टोर एंड रिक्वायरमेंट क्या है कि सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग किया जाएगा, और इसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर कंसेंसस इसको भी देखा जाएगा ध्यान में, और स्टेबिलिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर इसका बना रहे, सब क्या किया जाएगा, रीस्टोर एंड रिक्वायरमेंट है। देखिए कुकी जो डिमांड का एंड अपोजिशन क्या है, देखिए कुकी जो है रिक्वेस्ट फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कुकी का डिमांड है कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। अपोज करेंट स्टेट स्ट्रक्चर, जो करेंट स्टेटस है उसको लोग अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। थ्रेट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अपने आप के खतरा बता रहे हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए। और इम्पैक्ट ऑन फेडरल स्ट्रक्चर, और इम्पैक्ट पड़ रहा है उन पर क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर पर, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। अब देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल कंसर्न क्या है कि आर्टिकल इंडिया वाज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी ये लोग बोल रहे हैं कि आर्टिकल 1 हमको वायलेंस कर रहा है। आर्टिकल 3 है पार्लियामेंट्स पावर टू रिकॉग्नाइज, ठीक है। और रिस्क ऑफ रीजनल सेपरेशन, इसका भी रिस्क है। नीड फॉर कॉर्पोरेशन फेडरलिज्म, तो अगर ये लोग इसका अगर कुछ दिक्कत आता है, ये लोग इसका विरोध करते हैं, तो ये सभी चीज़ें हमारे रिस्क में आ सकती है, जो कि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि आने वाले पीढ़ी इनको क्या करे, गालियाँ दे। समझ में आ रहा है ना। अब देखेंगे तो हमारा सिविल सर्विस एग्जाम में देखेंगे तो जीएस पेपर 2 से सेंटर स्टेट रोल को दिखाता है और फेडरलिज्म को दिखाता है। जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट सब दिखाते हैं, इससे में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सरकार वहाँ पे चाह रही है कि दोबारा गवर्नमेंट आए, तो यही था। और आर्टिकल भी देखे आप लोग। नेक्स्ट है कि नेट ग्रिड द सर्च इंजन ऑफ डिजिटल ऑटो स्टेशन, ये क्या है, एक एडिटोरियल है, इसमें बहुत बड़ा एडिटोरियल 1 पेज का है, इसको हम देखेंगे। देखिए नेट ग्रिड क्या है, नेट ग्रिड एक क्या है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, जो कि क्या किया जाएगा, सर्विलांस में इसको काम लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि डेफिनेशन एंड पर्पज, डेफिनेशन एंड पर्पज, तो मिडवे आईटी प्लेटफॉर्म होगा इसमें, ठीक है। और काउंटर ट्रीज में इसको देखा जाएगा कि जो काउंटर ट्रीज में है ना, उसको ध्यान में रखा जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी को भी इसमें काउंटर किया जाएगा। 11 सिक्योरिटी एजेंसियां इसमें साथ में रहेंगी, और 11 डाटाबेस कैटेगरी इसमें बनाया जाएगा। और ये भी इसमें ध्यान रखना है कि ट्रेवल रिकॉर्ड इसमें
रखा जाए, एयर और रेल का, ठीक है। और बैंक फाइनेंस का भी डाटा इसमें रहेगा, इनकम टैक्स रिकॉर्ड रहेगा, टेलीकॉम इंटरनेट यूजेज से इमिग्रेशन डाटा, ये सभी चीज़ें रहेगी, ठीक है। जिससे क्या करेगा, इससे सभी चीज़ें आसानी से पता चल जाएगा। और यूजर एजेंसी जो होंगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी होगी, रॉ होगी, सीबीआई होगी, एनआईए होगी, नार्को स्टिक कंट्रोल, ये सब एजेंसियाँ इसमें क्या करेंगी, मिलकर काम करेंगी। और जो गवर्नमेंट पोजीशन होगा तो नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, रिस्क ऑफ मास क्यूरी एडिट नेवर, और इंटरनल ऑडिट एंड एग्जॉर्प्शन होगा, यानी गवर्नमेंट का रूल इसमें बहुत कम होगा, ठीक है। तो आप ये आपका जो भी आज का हमारा द हिंदू का एडिटोरियल था, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग सभी देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।